ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा अपन ने, पोजीशन ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। अपन ने उसमें कंसेप्ट सेक्शन 20 पढ़ा, 21 पढ़ा था। इमीडिएट ट्रांसफर पढ़ा, बाद में ट्रांसफर हो तो भी पढ़ा। जब डिलीवरेबल स्टेट में आता है, उसको डिलीवर करने के लिए भी उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं, तो उसके बाद पोजीशन ट्रांसफर की जाती है, अपन ने पढ़ा था। अब मुझे एक बात बताओ, चलो अपन सेक्शन 27 to 30 पढ़ने वाले आज। अब मुझे एक सिंपल बात बताओ, अगर मैं ये हूं, ठीक है, ये ए है, ये मैं हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो, मैं ए हूं, मैं चोर हूं, मैंने चोरी की गुड्स, ठीक है, मैंने चोरी करके गुड्स ले आई। जो गुड्स मैंने चोरी की थी वो किसकी है? सी के। सी सो रहा था घर के अंदर, लड़की थी, सो रही थी, मैंने उसका मेकअप पूरा उठा के लेके आया, बॉक्स, एक मेकअप का बॉक्स मैंने उठा के लेके आया उसके घर से। अब आई एम नॉट द राइटफुल ओनर उस बॉक्स का, इसका नहीं, उस बॉक्स का, इसका मेरे को नहीं पता कौन ओनर है, बट इस बॉक्स का आई एम नॉट द राइटफुल ओनर। मैं क्या करता हूँ, इस बॉक्स को इस लड़की को बेच देता हूँ 1000 में, बी को कितने में बेच देता हूँ? 1000 में बेच दिया। अब मुझे एक बात बताओ, सी बी के पास जाएगा क्या? पैसे अपना अपना पोजीशन मांग सकता है क्या उस प्रॉपर्टी का? सी बी के पास जाके अपने पोजीशन का, सॉरी, प्रॉपर्टी का पोजीशन मांग सकता है? यस, मांग सकता है। मुझे एक बात बताओ, तो इस केस में ए के पास अथॉरिटी है सही करने की? ए के पास अथॉरिटी नहीं है सही करने की। जब तक अंटिल अनलेस सबके पास अथॉरिटी नहीं है सही करने की, आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाओगे। तो इन दैट केस सी कैन recover the possession of property from B. So in this case, B can recover the price from A. तो अपन बात करते हैं सेक्शन 27 टू सेक्शन 30, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। नॉन ओनर्स मतलब जिनको अथॉरिटी दी जाती है, जो ओनर तो नहीं होते बट अथोराइज किए जाते हैं, अथोराइज एजेंट होते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, सेक्शन 27 बात करता है कि सेल करेगा बट ओनर नहीं करेगा, तो कौन करेगा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर thereof, who does not sell them under the authority with the consent of owner. उसको किसकी कंसेंट चाहिए? ओनर की कंसेंट चाहिए, तभी तो अपन सही कर सकते। आपको पता है, अगर आप कहीं प्रॉपर्टी देखने गए, आपको ओनर नहीं दिखाता, ब्रोकर दिखाता है। ब्रोकर आपको दिखाता है कि सर ये प्रॉपर्टी है 2 BHK लग्जरी से, यहाँ पे फ्रिज है, ठंडा पानी पीने के लिए आपको फ्रिज भी है, यहाँ पे टीवी है, सब कुछ है, सब कुछ मिलता है। यहाँ पे ऊपर भी उसके ऊपर एक फ्लैट है, तो सॉरी बहुत ही गंदी चीज आई थी, तो ऊपर भी अपने एक फ्लैट है, वो भी उसको बेचने का, आपको उसके बाजू वालों में भी फ्लैट। एक सेकंड, तो सॉरी, बस कंट्रोल अक्षय, कंट्रोल। मैं एक ब्रोकर होता है, अब ब्रोकर फ्लैट दिखाने, आपको फ्लैट दिखाने लेके गया, ठीक है। उसने बोला कि सर ये फ्लैट है। अब मुझे एक बात बताओ, ब्रोकर इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट ही इज ऑथोराइज्ड टू डू, उसको ऑथोराइज किया जाता है कि आप एक काम करो, उनको प्रॉपर्टी दिखाओ। अगर ओनर ने उसको कंसेंट दे दी, सो ही कैन सेल द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 27। The buyer acquires no better title to the goods than the seller had, unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell. Precluded मतलब concluded. Until and unless जब तक ओनर अथॉरिटी नहीं देता, he can't sell, वो सेल नहीं कर सकता। किसकी अथॉरिटी चाहिए? सेलर की अथॉरिटी चाहिए, ओनर की अथॉरिटी चाहिए। Provided that where a mercantile agent is with the consent of owner in possession of the goods or of document of title of the goods, any sale made by him. तो जो एजेंट होता है मर्चेंटाइल एजेंट मतलब जो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन करते हैं, जो एजेंट होते हैं मर्चेंटाइल एजेंट मतलब जो उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जिनका डे टू डे लाइफ का वही ट्रांजैक्शन होता है, नॉर्मल डे टू डे बिजनेस होता है, उसे मर्चेंटाइल एजेंट कहते हैं, जो ट्रेड करते हैं।
अगर इनको अपन ने अथॉरिटी दे दी ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, ये मार्केट में सेल कर सकते, ही इज नॉट द ओनर बट स्टिल ही कैन सेल द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ ओनर। When acting in the ordinary course of business of a mercantile agent, देखो, shall as valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same provided that the buyer acts in good faith and not as the time of contract of sale notice that the seller has no authority to sell। देखो एग्जांपल दिया है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सेक्शन 27 ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। सेक्शन 27 बात करता है mercantile agent can sell the property without with the consent of किसकी, सेलर या ओनर की। That is section 27। non-owner कहते हैं, non-owner can sell the property but he has the authority, he has the consent to sell the goods। mercantile agent can sell the property with the consent of seller। section 27। दोनों का साथ, एक ओनर का और एक एजेंट का, दोनों का साथ 27 याद रखना, दोनों का साथ 27। मर्चेंटाइल एजेंट मतलब देखो फॉर एग्जांपल अब मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है, तो प्रॉपर्टी बेचने का अपन ब्रोकर देखते हैं, वो मर्चेंटाइल एजेंट है, उसका नॉर्मल डे टू डे वही काम है, जिसका नॉर्मल वही काम होता है उसको मर्चेंटाइल एजेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अभी ये होगा अपना प्रॉपर्टी का, फॉर एग्जांपल आपको पेट्रोल का चाहिए, जो पेट्रोल का एजेंट देना पड़ेगा जो पेट्रोलिंग में काम करता है, तो उन्हें मर्चेंटाइल एजेंट कहते हैं। जो उस बिजनेस में फील्ड में काम करते हैं उनका डे टू डे काम करना वही होता है, दे आर स्पेशलाइज्ड, दैट इज कॉल्ड मर्चेंटाइल एजेंट। तो अपन ने देखा कौन से ऐसे नॉन ओनर्स है जो सेल कर सकते, ट्रांसफर ऑफ टाइटल कर सकते, तो उसमें अपन ने सबसे पहले फर्स्ट पढ़ा सेल बाय मर्चेंटाइल एजेंट। बट इसमें क्या होना चाहिए, ही वॉज इन पोजिशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स विद द कंसेंट ऑफ ओनर। एजेंट के पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए बट किसकी कंसेंट की, ओनर की कंसेंट ने। आप कभी ब्रोकर के पास जाओ, आपको पता अगर आपको प्रॉपर्टी परचेस करनी तो ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। यहाँ पे इस एरिया में प्रॉपर्टी कहाँ पे, तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो ब्रोकर के नाम आएंगे, वो बोलेंगे देखो ये टाइटल ये सब कुछ है, he has the possession, he has the title but he can sell the goods only on the consent of owner। if the sale was made by him when acting in the ordinary course of business as a mercantile agent, नॉर्मल जिसको उसका काम है उसने अगर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। if the buyer had acted in good faith and has at the time of the contract of sale no notice of the fact that the sale had no authority to sell। buyer ने कैसे करना चाहिए, acted in good faith and has the time of the contract of sale no notice of the fact that the seller had no authority to sell। जब अपन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, no notice of the fact that the seller had no authority to sell। अब मुझे एक बात बताओ, सेलर अगर अथॉराइज करता है एजेंट को सेल करने के लिए तो आपको इसे समझना चाहिए कि सेलर हैज द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स बट ही इज गिविंग द अथॉरिटी टू अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हिम टू सेल द गुड्स। सो इट डज नॉट रिक्वायर दैट सेलर हैज द अथॉरिटी, बिकॉज सेलर के पास अथॉरिटी तो इसलिए तो उसने दी ना एजेंट को सेल करने के लिए। अगर ओनर के पास अथॉरिटीज नहीं होती तो उसने एजेंट को अथॉरिटीज नहीं दी होती, एजेंट को चांस ही नहीं मिलता सेल करने का। सो इट इज अ नो फैक्ट दैट कि सेलर हैज द अथॉरिटी, तो एजेंट को किस बिहाफ पे आपने अथॉराइज कर दिया। सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू नोटिस दैट एजेंट हैज द अथॉरिटी, सेलर हैज द अथॉरिटी। चलो देखो, मर्चेंटाइल मीन्स एन एजेंट हैविंग द इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस सच एज agent authority either to sell the goods, consign goods for the purpose of sale or to buy goods or raise money on the security, ये उसका काम होता है। एजेंट मतलब क्या होता है, एजेंट इज अ थर्ड पार्टी हु एक्ट बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज कॉल्ड एजेंट। अब सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स, आपको पता ना एक प्रॉपर्टी के
जब अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, जब पापा प्रॉपर्टी को डिवाइड करते बच्चों में, तो प्रॉपर्टी के बंटवारे होते हैं, तो जॉइंट ओनर्स होते हैं। कौन होते हैं? जॉइंट ओनर्स। अब यहाँ पे 3 लोग जॉइंट ओनर्स हैं, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे बीसी ने, जानो तो ये बहुत ही गंदा करता, एक काम करो यहाँ पे बीडी लिखो, ये ऑनलाइन होगी, ए बी डी, ठीक है। अभी अभी सही लगता सुनने। तो अभी क्या किया ना, ए बी सी, ए बी डी तीनों के पास अथॉरिटी है। अब मुझे एक बार बताओ, ए अगर सेल कर देता है, बी और डी उनको ऑथोराइज कर देते हैं, बाकी 2 पार्टनर्स, ज्वाइंट पार्टनर्स, उनको ऑथोराइज कर देते कि ये काम ए तो सेल कर दे प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। तो ये भी केस है कि ये वही पूछ रहा है कि ऐसे कौन से केसेस है जिसमें ओनर तो नहीं है बट स्टिल ही कैन सेल द प्रॉपर्टी। ऐसे कौन से केसेस में नॉन ओनर्स भी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं? तो एक मर्चेंटाइल एजेंट सेल कर सकता है, दूसरा जॉइंट ओनर्स सेल कर सकता है। देखो, if one of the several joint owners of the good has the sole possession of them by permission of the co-owners, the property in the goods is transferred to any person who buys them from such joint owner in good faith, has not at the time of the contract of sale noticed that the seller has no authority to sell। इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि सेलर के पास अथॉरिटी है या ना है, क्योंकि उसको ऑथोराइज किया गया है। तो फर्स्ट केस है मर्चेंटाइल एजेंट कैन सेल द प्रॉपर्टी, whatever if he doesn't have the authority to sell, still he can sell the property with the consent of owner। first mercantile agent, second आपका sell by co-owners। section 28, sell by a person in possession under voidable contract। voidable contract कहीं तो सुना है मैंने, शायद बचपन में या कहीं अभी तो शायद कहीं गलती से सुना होगा क्या? voidable contract मतलब ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड बन सकता है क्या वाइडेबल? और वाइड भी बन सकता है क्या? तो अब इसमें क्या है ना, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके पास ऑप्शंस है, एक तो परचेस कर, एक तो एक्सेप्ट कर, एक तो डिनाइड कर। अब देखो क्या कहता है, अब बायर वुड एक्वायर अ टाइटल टू द गुड्स सोल्ड बाय हिम बाय अ सेलर हु हैड ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ कोएशन, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, provided that the contract has not been rescinded until the time of sale। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया मैंने, बट गुड्स उसने क्या किया, मेरे तरफ से जो गुड्स थे उसने एक्वायर्ड कर दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस एंड फ्रॉड से। देखो एग्जांपल क्या कहता है, एक्स ने क्या किया था, फ्रॉडेंट रिंग ऑब्टेन किया था, डायमंड रिंग, किससे? वाई से। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल। ऑप्शन किसके पास होता है? जिसके पास से लिया जाता है, जिसको लॉस होता है उसको ऑप्शन होता है कैंसिल कर, एक तो एक्सेप्ट। तो यहाँ पे वाइडेबल ऑप्शन किसके पास आएगा? वाई के पास, क्योंकि वाई के पास से जो रिंग थी डायमंड वो एक्स ने चुरा ली। बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के पहले एक्स ने क्या कर दिया? सेल कर दिया रिंग, किसको? जेड को। एंड जेड ने वो क्या कर दिया? जेड एन इनोसेंट परचेस, उसने इनोसेंट करके परचेस कर लिया। तो Z gets the title and Y cannot recover the ring from Z even if the contract is subsequently set aside। इस केस में क्या नहीं मिलेगा? Y cannot recover the, कैसा क्यों? अब देखो ये X है, ये Y है, ये Z है, थर्ड पार्टी। X ने Y से गुड्स चुराए, डायमंड चुराए, रिंग थी बहुत बढ़िया, अपने वाइफ के लिए बनाई थी, बट वाइफ ने चुरा, सॉरी Y ने चुरा ली रिंग। हाँ सॉरी, एक्स ने रिंग चुराई वाई से, ठीक है, मगर एक्स वाई वाई को बहुत दिमाग में ना था। एक्स ने चुराई रिंग वाई से। अब क्या कर दिया, जिस दिन डेट थी कॉन्ट्रैक्ट की एंटर करने वाला था, आपको पता है ना जब तक कॉन्ट्रैक्ट की डेट नहीं आती अपन तब तक रह सकते, स्टिल ओपन रह सकते कि अपन टाइम की याद रखेंगे, जब तक टाइम आएगा तब तक देखेंगे कि वो परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, नहीं किया तो अपन उसको कैंसिल कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं। अपन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा अपन ने, हाँ पढ़ा है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाले तो उसके कुछ दिन पहले वो डिनाइड कर देता है कि मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें आपके पास ऑप्शंस होता है, तो आप वेट करो जब तक आपकी डेट नहीं आती। तो इस टाइम में जब तक फॉर एग्जांपल 10 तारीख में कॉन्ट्रैक्ट था, 10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख को एक्स को डायमंड देना था किसी और को,
बट उसके पहले ही वाई ने डायमंड चुरा लिया। सॉरी 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट है यार, एक्स वाई इसकी तो साला 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। एक्स को वो डायमंड किसी और को देनी है, बट उसके पहले वाई ने चुरा ली। एक्स ने चुरा ली। यार छोड़ दे, एक्स वाई छोड़ दे, एक्स वाई का सागा मेरी लाइफ में जब से एक्स है ना, सॉरी मतलब मेरी लाइफ में ना ये एक्स वाई की वजह से बहुत डेंजर हो चुकी है। ए अपना ए पकड़ो, बी पकड़ो सेम एग्जांपल, और डी पकड़ो, ठीक है। अब ए ने बी से डायमंड चुका है, ठीक है। 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट था, कब था? अब आपके हिसाब में एक्स वाई आपके हिसाब से डाल दो, ठीक है। मेरे को मत बताओ, मेरे को एक्स वाई से नहीं जाता, एक्स वाई दिमाग से नहीं जाता, दिल से नहीं जाता। ए ने क्या किया ना, 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, तो ए ने बी से डायमंड चुरा ली, ठीक है। ए ने डायमंड चुरा लिया बी से। अब बी के पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो या तो एक्सेप्ट कर दो, वाई डबल ऑप्शन है। तो बी क्या किया, बी ने 10 तारीख तक इंतजार किया कि 10 तारीख तक देखते अपन के डायमंड आ गया तो वापस दो। बट 10 तारीख के आने के पहले ही ए ने ये डायमंड डी को सेल कर दिया। अब क्या किया, ए ने डायमंड इसको डी को सेल किया। अब बी नहीं जाएगा डी के पास, बी रिकवर नहीं कर सकता डी के पास, क्योंकि उसके पास टाइम था। उस टाइम के पहले अगर उसने एक्सरसाइज किया तो ऑप्शन कि मेरी रिंग स्टोलन हो चुकी है, डायमंड स्टोलन हो चुका है, अगर उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया होता कि कैंसिल किया होता कॉन्ट्रैक्ट, तो ये गुड्स उसको वापस मिल सकता था। अपन ने पढ़ा इस्टॉपेल, वंस यू एक्सेप्टेड लेटर यू कैन नॉट डिनाइड। इसको पता है कि बी को पता था कि अपना डायमंड चोरी हो चुका है, बट अगर उसने क्लेम किया होता तो ये गुड्स टाइटल इसके पास नहीं जाता। इसने कुछ कहा नहीं, ये इसने वेट किया तब तक बी के, फिर डी को सोचो ना, डी को क्या लगा होगा कि ए के पास अथॉरिटी है सेल करने की, क्योंकि देयर इज नो वन टू ऑब्जेक्शन दिस ट्रांजैक्शन। सो इन दिस केस ए अज्यूम दैट डी assume that A has the authority to sell। देखो आप एग्जांपल दिया ये वाला, इसमें Y cannot recover the ring from Z even if the contract is subsequently set aside। क्यों? क्योंकि X ने इंतजार किया, सॉरी Y ने इंतजार किया, किसने इंतजार किया इसमें? Y ने इंतजार किया इस केस में कि यार जब तक डेट आएगी तब तक मैं इंतजार करूंगा। तो इस केस में उसने किसी और को सेल कर दिया, और जिसने परचेस किया उसके दिमाग में क्या आया होगा कि नो वन इज हियर टू क्लेम द ऑब्जेक्शन। अगर आपने ऑब्जेक्शन क्लेम किया होता उसी टाइम पे तो वो सेल नहीं कर पाता था, बट आपने उसके ऊपर क्लेम ही नहीं किया। सो इट अज्यूम दैट एक्स हैज द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, है ना। चलो नेक्स्ट, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयरऑफ। किसी ने गुड्स तो ऑलरेडी सेल कर दिए बट स्टिल उसके पास पोजीशन है, वो तो ओनर नहीं ना। एक बार आपने सेल कर दिया किसी को तो आप ओनर नहीं बन जाते, बट हाँ अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो आप इमीडिएटली उस पोजीशन आप क्या कर सकते, किसी और को सेल कर सकते, आप स्टिल ओनर नहीं हो। आपने तो उसको सेल कर दिया है, वो ओनर बन गया बट उसने पैसा नहीं दिया तो आप ओनर नहीं हो, आप स्टिल दिस गुड्स कैन बी सेल्ड। देखो क्या लिखा है, इफ अ पर्सन हैड सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजीशन ऑफ देम और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू देम, ही मे सेल देम टू थर्ड पार्टी। And if such person obtained the delivery thereof in good faith and without the notice of the previous sale, he would have good title to them, although the property in the goods had passed to the first buyer earlier. A pledge or other disposition of the goods or documents of title by the seller in possession are equally valid. Example देखो क्या बोलते हैं, during IPL match, P ने बाइस किया था टीवी सेट फ्रॉम R। P ने बाइस किया था किससे? R से, ठीक है। और आर ने बोला था एग्रीज टू डिलीवर द सेम टू पी आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद मैं तुझे टीवी दूंगा, तब तक तू मेरा मुंह देख। इन मीनवाइल आर सेल द सेम टू एस, मतलब ये आर ने क्या कर दिया ना, एस को सेल कर दिया, पी को नहीं सेल किया। तो उस केस में क्या हो, देखो, एट हायर प्राइस हु बाइज इन गुड फेथ एंड विदाउट नॉलेज अबाउट द प्रीवियस सेल, एस गेट द टाइटल। इस केस में टाइटल किसको मिलेगा? एस को। क्यों ऐसा?
हाँ तो ज्यादा पे किया तो मेरे को उसने बोला था कि मैं तेरे को दूंगा। ओनरशिप तो आपके पास थी, राइट भी आपके पास था। तो ओनरशिप किसके पास थी? आर के पास पोजीशन थी। उसने बोला था कि मैं पी को पोजीशन दूंगा आफ्टर सम डेज, बट स्टिल ही हैज द पोजीशन, देन पी आर कैन सेल द गुड्स टू यस। यस और नो? यस, ओनरशिप आर के पास ही है। आर ने बोला था मैं कुछ दिनों के बाद तुझे दूंगा। फ्यूचर इज अनसर्टन। आपने ऐसे बहुत बार सुना होगा किसी दोस्त से कि मैं 2-3 दिन बाद तुझे बताऊंगा, फोन भी नहीं आता। अपन ट्रिप पे चले जाएंगे गोवा, सब लोग ट्रिप बनाते बट कोई नहीं आता। अपन कहीं चले जाएंगे, सब फ्रेंड बना के ग्रुप बनाते व्हाट्सएप पे, बोलते कि अपन यहाँ पे मस्त घूमने जाएंगे, सब लोग, कोई नहीं आता। अपन संडे को प्लान करते कि अपन सब मिल गए तो ट्रिप निकालेंगे, मस्त, नहीं होता प्लान। तो फ्यूचर इज अनसर्टन। तो आप ऐसे फ्यूचर में प्लान करते हो, बट यहाँ पे हायर प्राइस मिल गई तो वहां पे सही कर देते हो। मैंने आपको बोल दिया कि संडे को अपन सीएट पे ट्रिप पे जाएंगे या गोवा को चलते हैं सब लोग, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएगा, सीए का स्टडी थोड़ा कम हो जाएगा। तो अपन एक गाड़ी बनाते मस्त, सीए में सीएस के तीनों बच्चों को लेके मस्त एक बड़ी बस करते 18 सीटर्स, ऑफिस की भी रहेंगे तो 24 सीटर्स 22 सीटर्स वाली बड़ी गाड़ी लेके जाएंगे। तो मैं आपको प्लान दिया, मैंने आपको थोड़ी एश्योरेंस दिया कि हाँ अपन जाएंगे। हाँ, अगर मैंने आपसे पैसे लिए होते तो मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा गोवा, नहीं तो इधर तो घूम के लेके आता मैं आपको, सीगढ़ वगैरह गोवा का पिक्चर्स दिखाता ऐसी। तो मैंने आपको ऐसा कुछ दिया ही नहीं, ना पैसे आपने मुझे दिए, ना मैंने कुछ आपको दिया। आपने बोला है मैंने सिर्फ हाँ मैं दूंगा आफ्टर सम डेज। तो बट स्टिल आर हैज द अथॉरिटी टू सेल, आर हैज द पोजीशन। आया ना? अपनी हर साल ट्रिप जाती है गर्ल क्लास की, बट नाउ पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से ऐसा नहीं होगा। नहीं तो लास्ट टाइम हम स्प्लेंडर कंट्री गए थे। स्प्लेंडर कंट्री पुणे में एक रिसोर्ट है, बहुत बढ़िया रिसोर्ट है। तब हमारे कैम की वहाँ पे, जब मैं टीचिंग करता था 1 साल पहले, तब कैम की वहाँ पे ट्रिप गई थी। स्प्लेंडर कंट्री रिसोर्ट है, खाना पीना चाय अनलिमिटेड, खाना पिज्जा वगैरह, मतलब जो चाहिए थे आपको, केक वगैरह इतना मिलता है खाना। हाँ, स्विमिंग पूल है, मस्त एंजॉय करो, गेम्स खेलते सर लोग सब स्टूडेंट में, मजा आता है एकदम। शाम को वापस रिटर्न घर पे अपने। लास्ट ईयर हुई थी, पेंडेमिक सिचुएशन है, सो सैड। नहीं जाएगा इस बार, आप खुद जाके आओ आपके घर, ये ले जाना आपको। चलो नेक्स्ट क्या है? सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड हिम। क्या बोला है? सेल बाय, कौन सेल करेगा? बायर। ऑब्टेनिंग पोजीशन, पोजीशन तो मिल गई, बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। मतलब सेल by obtaining a position before he had the before the property in the goods has vested him। उसके कौन बार लॉग इन लॉग आउट हो गया? वन मोर कौन है पार्टिसिपेशन? अच्छा अपने चलोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाहर कोई आगे से लगा क्या? वेस्टेड मतलब उसके ही हाथ में राइट होना चाहिए। वेस्टेड मतलब एक्सक्लूसिव फॉर दैट पर्सन ओनली। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन, अभी तक उसको पोजीशन नहीं मिल रही। बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम, एक्सक्लूसिव उसके हाथ में आने के पहले उसने सेल कर दिया। वेयर द बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेल। अब मुझे एक बात तो सुनो, ये है, ये बी है, ठीक है। ए को मैंने पैसा दे दिया कि बोला गुड्स मुझे ट्रांसफर कर दे, मैंने ए को पैसा दे दिया। अब गुड्स ए बोला मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो गुड्स मेरे आने के पहले ही मैंने किसी और को सेल कर दिया, मतलब मेरे पास आने के पहले मैंने सी को सेल कर दिया। बिफोर ऑब्टेनिंग द पोजीशन एंड एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन हिम, मतलब एक्सक्लूसिव मेरे पास आने के पहले मैंने उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। देखो क्या कहता है, where the buyer with the consent of the seller obtain possession of the goods before the property in them has passed to him, he may sell or pledge। pledge मतलब किसी को रख सकता है, उसके बदले में पैसे रख सकता है। प्लेज मतलब लोन लेना उसके बेसिस पे, गिरवी रखना। प्लेज मतलब गिरवी रखना। अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द गुड्स टू अ थर्ड पर्सन, एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द लीन। लीन मतलब रखना अपने पास, विदाउट नोटिस ऑफ द लीन और अदर राइट ऑफ द ओरिजिनल सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, ही वुड गेट टाइटल टू देम। एग्जाम्पल दिया देखो यहाँ पर, A took a car from B on this condition that A would pay a monthly installment of 5,000 as higher charges with an option to purchase it by payment of 1 lakh in installment। किसने बोला?
ए ने बोला ए टू का कार फ्रॉम बी और बोलता है कि मैं आपको कितने इंस्टॉलमेंट में पैसे दूंगा, 24 इंस्टॉलमेंट में मैं आपको पैसे दूंगा, ए बी को बोलता है। ठीक है, आफ्टर द पेमेंट एग्जांपल ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट ए ने सोल्ड कर दी कार टू सी, B can recover the car from C since he had neither bought the car nor had agreed to buy the car. He had only an option to buy the car. मतलब क्या कहता है? B can recover the car from C since he had neither bought the car nor had agreed to buy the car. He had only an option buy the car. इधर ध्यान दो। A किधर है? A B ठीक है। ए ने बोला था मैं तुझसे कार परचेस करूंगा, मैं 24 इंस्टॉलमेंट देता हूं। ठीक है, ए ने कार ली बी से, ए के पास कार आ गई, उसने कुछ इंस्टॉलमेंट पे की, अभी तो 24 इंस्टॉलमेंट में नहीं हुआ पे, अभी उसने फॉर एग्जांपल इसमें सिर्फ 12 इंस्टॉलमेंट उसने पे किया। ये कहीं तो पढ़ा था क्या? हायर परचेस में पढ़ा था। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तब तक आपका गुड्स नहीं होता वो। तो अभी इसने 12 इंस्टॉलमेंट ही पे की। ए मस्त गाड़ी चलाता है, अभी तक तो 12 ही हफ्ते उसने ईएमआई पे किया। उसके पहले ही वो किसको पे, सी को सेल कर देता, सी को उसने बेच दी। अब मुझे एक केस बताओ, ए हैज द अथॉरिटी टू सेल? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, ए हैज द अथॉरिटी टू सेल टू सी। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? ए के पास ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? तो फिर जब लास्ट इंस्टॉलमेंट ए पे करेगा तभी तो ओनर बनेगा, तभी तो सेल कर पाएगा। ए डजंट हैव द अथॉरिटी टू सेल गुड्स टू सी अनलेस एंड अनटिल लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो इस केस में ए के पास अथॉरिटी नहीं है सी को सेल करने की। अगर इस केस में अगर ए सी को सेल कर देता है तो इस केस में बी क्लेम कर सकता है, क्योंकि इसने अभी तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं पे की है। हाँ, ए से सी से क्लेम कर सकता है इस केस में। और बी के पास ऑप्शंस क्या है? सिर्फ ऑप्शन क्या है? राइट टू बाय, नॉट राइट टू सेल गुड्स। क्योंकि अपन ने उसको गुड्स दिए हैं, कौन से बेसिस पे दिए? सेल करने के लिए गुड्स नहीं दिए अपन ने उसके पास गुड्स दिए अपन बाय करने के लिए। सो ए हैज द ओनली राइट टू बाय गुड्स ओनली। कब बाय करेगा वो? आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, तब गुड्स उसके हो जाएंगे। देन ही हैज द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स टू सी। नहीं तो ऐसा कर सकता है, ए उसका पेमेंट करके पूरे इंस्टॉलमेंट दे सकता है और उसके बाद सी को बेच सकता है। तो इस केस में अगर ए ने सी को बेच दिया तो उसके पास एक ऑप्शन है, ए के पास जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो किसको पे करेगा? बी को पे करेगा। सो इन दिस केस बी हैज द रियल ओनर, but in case अगर if in case A sell the property to the C, in this case A has to pay the remaining installment to the B। C को ट्रांसफर कर रहा हूं इंस्टॉलमेंट और C पे कर रहा हूं। कौन पे कर रहा है? B को। किसको? B को C ने अगर एक्सेप्ट कर दिया, बट नहीं बट मुझे क्या होता हूँ, A के पास अथॉरिटीज नहीं ना, ओनरशिप नहीं है, तो मैं कैसे नहीं बट सेल करने का राइट नहीं ना, साइन कहां पे करेगा? उसके पास अथॉरिटीज नहीं, नाम तो उसका आएगा ना प्रॉपर्टी पे नाम तो बी का है। सेल करने भी जाएगा तो बी का नाम है, ए कैसे साइन करेगा? सबसे पहले ये तो फ्रॉड हो जाएगा। फिर ये बी अगर साइन करके, ए अगर साइन करके दे देता है तो उसके पास राइट नहीं ना, क्योंकि ओनरशिप नहीं आई, नाम ही नहीं लगेगा तो तब नाम ही नहीं तो कैसे ट्रांसफर करेगा? किससे? कैसे? बी, सी इज द थर्ड पार्टी फॉर बी, एंड इस केस में तो सबसे पहले सी के पास जाएगा कैसे? क्योंकि ये प्रॉपर्टी, और जब ये बेच रहा तो सी गधा है क्या? सी को पता होना चाहिए ना, ए के पास राइट नहीं है, क्योंकि नाक्लियर के उसमें नाम ही नहीं है, उसको ओनरशिप का राइट ही नहीं है। राइट किसके पास है? बी के पास है। तो ये सी के पास जाएगा नहीं, और ए के पास तो राइट ही नहीं है सेल करने का, और तभी भी सेल कर देता तो बी हैज द राइट टू कलेक्ट द गुड्स फ्रॉम द सी, क्योंकि सी के पास क्या है? प्रूफ कि उसकी प्रॉपर्टी, बिकॉज बी कैन प्रूव कि आई हैव द प्रॉपर्टी, आई हैव द ओनरशिप टाइटल। तो इन दिस केस बी कैन रिकवर द प्रॉपर्टी फ्रॉम सी बिकॉज ए हैज द राइट ओनली टू बाय द गुड्स, नॉट सेल।
until and unless last payment. Once he done the last payment, then A can sell property to C. But in the remaining installment, if A sell the goods to C, then in this case B can recover the property from C. Otherwise, A have the option to pay the remaining installment to B. इस केस में इसको नहीं ना अथॉरिटीज नहीं है, जिसके पास ओनरशिप नहीं, वो सेल कर ही नहीं सकता पहली बात तो। हाँ, अगर बी ने उसको अथोराइज कर दिया और उसने ए ने बोल दिया कि आई कैन पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट, इन दिस केस ए ट्रांसफर कर सकता है सी को। बाय कर सकता, सेल नहीं कर सकता अनटिल अनलेस लास्ट इंस्टॉलमेंट। इफेक्ट ऑफ डिस्टॉपल, चलो इधर ध्यान दो, ये इफेक्ट ऑफ इंस्टॉपल का है, ध्यान दो। स्टॉप, ये आप पहचान सकते हैं, इतना मस्त मैंने निकाला है। अरे हॉर्स है ये, टू व्हीलर। क्या मैंने इतनी अच्छी ड्राइंग निकाली, मैं बोला आप पहचान लोगे क्या, आप बोलते टू व्हीलर। और कौन से टू व्हीलर के ऐसे ऐसे होता है नीचे ये वाला, इतना चार चार इतने ऐसे होते हैं हॉर्स। अरे तो हॉर्स के कान हॉर्स के कान कितने रहते? हॉर्स के कान नहीं होते क्या? तो ये बाल है ना, उसने स्पाइक, उसने जेल लगाया बालों को हॉर्स ने, तो उसके बाल खड़े किए मैंने। अब यार अबे भावनाओं को मत, अरे कान, अब कान होते हैं हॉर्स के कान। अपन क्या पढ़ रहे थे, मैं कंसेप्ट क्या देगा आपको, आपका क्या चल रहा है, इसका कान क्यों नहीं है हॉर्स को, आप उसको थोड़ी सुनाई देगा। चलो छोड़ो, ये हॉर्स है बेचारा, मैं ड्राइंग का खतरनाक कर दिया, इंटरेस्ट ही चला गया। अब ये हॉर्स है, ठीक है, ये हॉर्स किसका है, डी का है, सॉरी बी का हॉर्स है। किसका हॉर्स है, बी का हॉर्स है, ठीक है। अब ओनरशिप किसके पास है, बी के पास है। पोजीशन ए के पास है, पोजीशन किसके पास है, मेरे पास है। मैं घोड़ा चलाता हूँ ऐसे टाइम पे बैठ के मस्त एक सवाल लेके आता हूँ, मेरे को डी मिलती है रास्ते में एक लड़की, बोलती वाह कितना मस्त आप घोड़ा चलाते हो, मेरे को भी सीखना है, मेरे को भी चाहिए घोड़ा, बहुत मस्त दिखता है। मैंने बोला ले ले कोई दिक्कत नहीं है, अपना घोड़ा है। बोले कितने में दोगे, मैं बोला दूंगा 20,000 में। तभी बी आ जाता, हाँ बी का मैं ए हूँ, पोजीशन मेरे पास है, मैं घोड़े चला रहा हूँ वैसे रास्ते से, और रास्ते में मेरे को डी मिल जाती है। बोलती वाह यू आर लुकिंग सो ग्रेट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है हॉर्स घोड़ा ऐसा ऐसा, आप मुझे दे सकते हो क्या। मेरे प्यार मोहब्बत में आंसू आ गए, मैंने बोला यार तुमने इतना अच्छा बोला, मेरे को दिल में बात लग गई, मैं आपको 20,000 में घोड़ा देना चाहता हूँ यार, थैंक यू सो मच। उसमें से बी आ जाता बीच में, बी आ जाता है बीच में, और बी को पता चलता है कि ए सेल कर रहा है। बी कुछ नहीं कहता है, बी कुछ नहीं कहता है, बी सिर्फ सुनता है। वो देखता है कि हाँ दोनों का अच्छा चल रहा, अपन क्यों डिस्टर्ब करें दोनों को, तो वो देखता रहता है, और मैं उसको घोड़ा बेच देता हूँ, पैसे आ जाते। अब इस केस में बताओ, बाद में बी क्लेम कर सकता है क्या कि आपने घोड़ा मेरा बेचा। वंस यू एक्सेप्ट यू कैनॉट डिनाई द लेटर। तो डी ने क्या समझा होगा कि अगर बी क्लेम नहीं करेगा तो डी ने समझा होगा ए हैज द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, क्योंकि डी ने अजम्पशन यही कर लिया होगा कि अगर बी के पास अगर ओनरशिप होती तो उसने क्लेम किया होगा, बट उसने प्रिजम्पशन कर दिया, अजम्पशन कर दिया कि ए हैज द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स टू डी, तो इट इज कॉल्ड एस्टॉपल इफेक्ट। वंस यू एक्सेप्टेड, यहां पे अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है बी सेल कर रहा है, ए सेल कर रहा है घोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में नहीं पहुंच जा सकते उसके पीछे घोड़ा लेके कि मेरे को डी चाहे वापस घोड़ा दे दे, नहीं देगी वो बोली। Where the owner is stopped by the conduct from denying the sales authority to sell, the transferee will get good title as against the true owner. But before good title by estoppel can be made, it must shown that the true owner had actively suffered or held out
the other person in questions as to owner as a person authorized to sell the goods. ये सिंपल बात है. उसने अगर एक्ट किया होता तो ये सेल नहीं होता, बट वो शांति में सब बैठा रहा और देखता रहा कि ये ट्रांजैक्शन होगा है. क्योंकि डी के पास ऑप्शंस क्या है, फिर उसको लग रहा है कि सामने ओनर खड़ा है, he is not taking any objection on this transaction, so we can assume that he is selling horse to the D. He has authority to sell the goods. है ना? सेल बाय अनपेड सेलर. अनपेड सेलर मतलब जिसके पास से गुड्स दिए बट उसको पैसे नहीं दिए, इट इज कॉल्ड अनपेड सेलर. मुझे पैसा नहीं मिला मैंने सेल करने के बाद, स्टिल ही इज नॉट द ओनर बिकॉज पोजीशन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द बायर. ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, बट ही कैन सेल द गुड्स फ्रॉम दैट ओनर बिकॉज ही डिडंट पे टू द सेलर. दैट इज कॉल्ड अनपेड सेलर. मेरे को तो पैसे नहीं आए ना, अब पैसे आए तो मेरा ऑप्शन क्या दूसरा, मैं गुड्स सेल कर देता हूं वो तेरे पास के. देखो क्या लिखा है, where an unpaid seller who had exercise of his right of lien मतलब रख लेना खुद के पास, और stoppage in transit resell the goods. मैंने गुड्स बेच दिए रास्ते में और उसका फोन आ गया मैं पैसे नहीं दूंगा, तो आप जो ट्रांजिट में गुड्स जा रहे हो उसको आप स्टॉप कर सकते हो. बोलना हेलो भैया गुड्स रोक दो, मत लेके जाओ, उसको पैसा नहीं देने वाला. वापिस आओ घर पे, अब हम एंजॉय करेंगे. द बायर एक्वायर्ड गुड टाइटल टू द गुड्स एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर. सेक्शन 54 है. 15(4) है क्या? ये इधर का 4 इधर का है क्या? ऐसा चाहिए क्या? नहीं मैं पूछ रहा था. हाँ 54 इसके पहले. सर वो मिक्स हो गया. हाँ मैं क्या करता हूँ, कल लेके आऊंगा, भूल गया मैं. व्हाट्सएप पे मैसेज डाल करना, मैं कल लेके आता हूँ इसके सेक्शंस. मेरे को भी 54 27 to 30 का दस था. 24 नहीं 54 सब सेक्शन 3. हम मैं एक बार करता हूँ कंफर्म, मेरे को भी दिमाग में. चलो देखो वापस एक बार पढ़ो क्या बोलता है. When an unpaid seller who had exercised his right of lien, खुद के पास गुड्स रख सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट स्टॉप कर सकता है, किसी को गुड्स भेजे पैसे नहीं दिए तो ट्रांजिट रोक सकता है. रीसेल द गुड्स, द बायर एक्वायर गुड टाइटल टू द गुड्स एज अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर. ओरिजिनल बायर मतलब सुनो ध्यान दो, आपका क्या कहने का मतलब है, ए है ये बी है, ठीक है, ये ओरिजिनल बायर है, ये सिर्फ बायर है, ठीक है. अब इसने गुड्स गाड़ी में बेच रहा है, इसके नाम पे इसने बेच दिया गाड़ी पे गुड्स, जा गए ट्रांजिट में, रास्ते से जा गए, ट्रेन से गुड्स जा गए. इसने फोन कर दिया कि गुड्स वापस ले आओ, फ्रॉम बायर टू ओरिजिनल बायर. क्यों? अभी तक इसने पैसे पे नहीं किए, तो इस केस में ही एज द ओनर, बट स्टिल he can retain the goods, he can resell the goods because he is unpaid. उसको पैसेज नहीं मिले उस चीज के. ओरिजिनल बायर मतलब जो ओरिजिनल मैंने खुद बेचा है, मैं ओरिजिनल बायर हूं, मैंने आपको गुड्स दे दिया, आपने बाय कर दिया, आप बायर सेकंड नंबर के हो, क्योंकि मैंने भी किसी और किसी परचेस किया होगा ना. सो आई एम द ओरिजिनल बायर. मेरे पास ये लैपटॉप है, ये आईपैड है, मैं इसका ओरिजिनल बायर हूं, ठीक है. मैंने आपको सेल कर दिया, आपने क्या कर दिया, बाय. आप कौन हो? बायर हो, आप सिर्फ बायर हो. आपको अगर किसी ने पूछा तो आपने कहां से लिया, तो आप मेरा नाम बोलोगे, तो मैं ओरिजिनल बायर हूं. जो मैंने परचेस किया था या आपको सेल किया था, तो ये मैं ओरिजिनल बायर हूं, आप बायर हो. तो इस केस में मैंने आपको अगर गुड्स दे दिए, आपने पैसे नहीं दिए, तो मैं ये सेल कर सकता हूं. आप भले ही ओनर हो उसके, बट आपने पैसे नहीं दिए मुझे, मैंने आपको गुड्स तो सेल कर दिया. इट इज अनपेड सेलर. चलो, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ द ऑदर्स एक्ट. आपको पता है क्या, कंपनी जब भिखारी बन जाती है तब कंपनी का एक ऑफिशियल आदमी अपॉइंट किया जाता है कोर्ट से. फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है. अब एबीसी को पैसा देना है, ये विजय माल्या की कंपनी, किसकी? विजय माल्या की कंपनी. एबीसी किंगफिशर, सुबह रात एक ही शाम, विजय माल्या के नाम. ये एबीसी लिमिटेड, सुबह शाम एक ही नाम, क्या बोला था? विजय माल्या के नाम. सुबह शाम एक ही काम, विजय माल्या के नाम. जो भी किंगफिशर की कंपनी विजय माल्या की. हाँ, अब उस कंपनी के लोन है 50,000 का. अब उसकी प्रॉपर्टी है लोनावाला में, उसका विला है एक, लोनावाला में विजय माल्या एक विला है, उसकी कीमत है अराउंड 1 लाख. अब इसको बैंक को कितना देना है? 50,000, ठीक है.
बैंक को कितना देना है 50,000, उसकी प्रॉपर्टी कितनी की 1 लाख। अब केस कहां पे, कोर्ट में केस चल रहा है। तो कोर्ट क्या करता है, एक बंदे को अपॉइंट करता है, बोलता सुन ये प्रॉपर्टी सेल कर और इसमें से जो पैसा आएगा बैंक को 50,000 दे दे। अब इस केस में इसको अथॉरिटी, ये ओरिजिनल ओनर है क्या, ही इज नॉट द ओरिजिनल ओनर, बट इट इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर द लॉ। कोर्ट ने अगर अपॉइंट किया सो ही कैन सेल द प्रॉपर्टी बिकॉज ही इज नॉट द ओनर, स्टिल ही कैन सेल द प्रॉपर्टी। वो कोर्ट उसको दे देगा विजय मल्ल्या को वापस, जो उसका ओनर उसके पास राइट है, केस खत्म। तो ऐसे इस केस में नॉन ओनर भी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। एग्जाम में 5 मार्क के लिए केस आ सकती है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट टिक मारना। अंडर विच फॉलोइंग केसेस नॉन ओनर कैन सेल द प्रॉपर्टी। लिक्विडेटर मतलब वही जो असेट को सेल करके पैसे में कन्वर्ट करता है, उसे लिक्विडेटर कहता है। लिक्विडेटर का देखो मीनिंग, हु कैन सेल द गुड्स, who can sell the asset, who can sell the asset and convert into money is called liquidator, is called liquidator. Who can sell the asset and convert into money is called liquidator. लिक्विडेट करना मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है ना अपन कैश में। 7 पॉइंट्स लिख देने विथ एग्जांपल, नहीं एग्जांपल, हाँ एग्जांपल लिखते जाओ सिंपल में, जितना एग्जांपल लिखोगे उतना अच्छा बेनिफिट रहेगा। सर जो बड़े-बड़े डेफिनेशंस है उसके इफेक्ट्स ऑफ स्टॉपल सर वो कौन इतना नहीं लिखने का, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल मध्ये यही लिखने का, पर एक्सप्लेन करो। अगर क्वेश्चन आता है स्टॉपल क्या, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल क्या है, उसमें सिंपल लाइन लिखने की, स्टॉपल मींस वंस यू एक्सेप्टेड लेटर यू कैन नॉट डिनाइड। ए खत्म। बी में एग्जांपल दे दो, इफ ए एक्सेप्टेड इन द ट्रांजैक्शन दैट बी इज सेलिंग टू द सम गुड्स टू द अदर पर्सन, ही कैन नॉट क्लेम द ऑब्जेक्शन इन दैट सिचुएशन, इट अज्यूम दैट बी हैज द अथॉरिटी टू सेल द गुड्स टू सी। खत्म चीज, एग्जांपल दिया, सेकंड पॉइंट खत्म। सी पॉइंट फिर अगर उसमें 2 मार्क का तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है। अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क का आएगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नॉन ओनर कैन सेल द गुड्स, तो उस केस में हर पॉइंट के 2-2 लाइन लिखने की, सिर्फ एक उसका मीनिंग, दूसरा एग्जांपल, खत्म। क्योंकि 7 एग्जांपल एक पेज में आपका पूरा आंसर आ जाएगा 5 मार्क का। ज्यादा बड़े-बड़े डेफिनेशन नहीं लिखने, खुद के इसमें एक्सप्लेन करो। अगर आपने इस टॉपिक इतना बड़ा दिया है, अगर खुद से लैंग्वेज से इतना लिख देते हो कि वंस यू एक्सेप्ट लेटर यू कैन नॉट डिनाइड, खत्म। बी में आपके एग्जांपल डाल दो तो खत्म। आपने क्या समझा वो इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना, ठीक है। तो अपन ने ये पढ़ा। आज आपका कोई लेक्चर नहीं होने वाला इसके बाद, शायद सर का कोई फंक्शन है, आई थिंक सो।